ठीक है, देखिए तो यूनिटी ऑफ कमांड तो हम लोग स्टडी करेंगे। फोर्थ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये क्या करता है? देखिए, ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस एंड अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। मीनिंग क्या निकला? देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल्स दिए गए थ्रू हेनरी फायोल। इन्होंने इस प्रिंसिपल को देने का पर्पस ये बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, नंबर ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो ईच एंड एवरी मैनेजमेंट के अंदर कुछ एम्प्लॉइज होते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे देखो ये हो गया, अब ये हो गया बॉस, अब इसके यहाँ भी हो गया एक एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज का मतलब हो गया, ये हो गया बॉस, ठीक है। एक एम्प्लॉइज के अंदर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, यानी कितने लोगों को वो कंट्रोल और मैनेज कर सकता है। तो वन बॉस ही अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देगा। इसलिए ऑर्डर पास फ्रॉम वन बॉस एंड अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। ठीक है, मतलब कि जो ये ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर, और ये एम्प्लॉय अकाउंटेबल होगा अपने सुपीरियर के लिए। ये एम्प्लॉय इसके लिए कभी भी अकाउंटेबल नहीं होगा, ना ही ये बॉस इसको कभी ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, इसके ऑर्डर पर वर्क को परफॉर्म करेगा और किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। ठीक है, यानी वो किसी वर्क के होने और नहीं होने के केस में किसको वो आंसर देगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक सुपीरियर के अंडर नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, वो सिर्फ उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको ऑर्डर पास करेगा। और जो इंप्लॉइज है, यानी जिसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स, वो सबऑर्डिनेट्स का बेनिफिट ये होता है कि उसको पता है कि वो किसकी बात सुनेगा और किसको वो आंसर देगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट बॉस हो सकते हैं, तो वो सभी के लिए सुपीरियर हेड हो सकता है, तो उनको सभी से ऑर्डर लेने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, ईगो क्लैश होता है, माइंड डाइवर्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्लियरिटी लाने के लिए हु रिपोर्ट टू हुम एंड हु पास ऑर्डर टू हुम, दैट मीन्स कौन। तो इसके लिए इन्होंने और यूनिटी ऑफ कमांड का एक प्रिंसिपल दिया। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया, इफ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड to go slow in production to maintain quality standard by the production in charge, and sale in charge instruct the employees to fasten the production to meet the pending order। देखिए यहाँ पर दो डिपार्टमेंट का इसने नाम लिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को, यानी अपने एम्प्लॉइज को कहता है कि आप क्वालिटी मेंटेन करना है, भले ही प्रोडक्शन स्पीड स्लो हो जाए, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं।
सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज आकर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को कहता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि जो ऑर्डर है वो बहुत सारे पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग ऑर्डर को क्लियर करने के लिए आपको फास्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने हैं। तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है वो किसकी बात मानेगा, किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा? ऑब्वियसली वो अपने जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके हेड को, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को। तो इससे उनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है या क्लियरली नोन होता है कि हमें किसके इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, भले ही कोई बोले, लेकिन ऑर्डर किसको फॉलो करना है? अपने सुपीरियर यानी बॉस का। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं? नो कंफ्यूजन, पॉजिटिव इफेक्ट, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूज, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन का सेंस क्या है? अपने अकाउंटेबिलिटी को लेकर, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, ऑब्लिगेशंस को लेकर के, कि वो किसको रिपोर्ट करेगा दिए गए ऑर्डर इंस्ट्रक्शन के लिए। नो ईगो क्लैश, कोई क्लैश नहीं होता, यानी जो सुपीरियर्स होते हैं, एक ही इंप्लॉय या एक ग्रुप ऑफ इंप्लॉय को मोर देन वन सुपीरियर या बॉस इंस्ट्रक्शन देगा, तो वर्कर के सामने या इंप्लॉय या सबऑर्डिनेट के सामने एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि वो किसका इंस्ट्रक्शन सुने। अगर वो किसी एक का सुनता है तो दो सुपीरियर या बॉस के बीच ईगो क्लैश होगा कि हमारा बात सुना या हमारा बात नहीं सुना, या हमारे ऑर्डर को फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो दोनों एक ही लेवल के सुपीरियर होते हैं, तो उनके बीच ईगो क्लैश की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड वन इज इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। वर्किंग में इफेक्टिवनेस आता है, यानी वो इन सब बातों पर फिर ध्यान देना कम करता है, या वो टाइम कम देता है कि वो किसको ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, वो उसको क्लियरली नोन होता है उसे किसका ऑर्डर फॉलो करना है, और टास्क के होने या ना होने पर किसके लिए अकाउंटेबल है। भले कोई भी पूछे, लेकिन रियल में अकाउंटेबल किसके लिए होगा? तो अपने सुपीरियर, यानी जिससे उसने इंस्ट्रक्शन लिया है। Violation of this principle will lead the following consequence. That means in case of manager do not follow unity of command, then what will result or what will happen in that organization? तो अगर वो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, तब वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यानी कौन सा नंबर ऑफ वर्कर्स, ग्रुप ऑफ वर्कर्स या इंडिविजुअल किस सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये कंफ्यूजन है। उसको क्लियरली पता नहीं होगा, जो बोलेगा उसको कहेगा यस सर, यस बॉस। तो मोर देन वन पर्सन अगर इंस्ट्रक्शन देगा तो सभी का बात मानना शुरू करेगा, तो कोई भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ऑन टाइम नहीं कर पाएगा। सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटी। इससे बेनिफिट क्या और होता है? जो सबऑर्डिनेट है यानी एम्प्लॉइज है, वो अपने काम से बचना शुरू करेगा। उसको लगेगा कि इसका काम करेंगे तो वो सुपीरियर उसको पनिशमेंट देगा। मिस्टर ए का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो मिस्टर बी उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देने की बात कर सकता है, एक्सेट्रा, या वो उनसे अनॉयड होंगे। तो इससे अच्छा है कि वो काम ना करे, किसी का ना करे। पहले आप डिसाइड कर लो कि किनका काम कराना है। यानी कहने का मतलब है सबऑर्डिनेट जो है एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटी, अपने काम से बचना शुरू करेगा, काम ना करे, ताकि हमको किन्हीं का पनिशमेंट लेने या पनिशमेंट दिए जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। काम नहीं करें, गड़बड़ी नहीं होगी, तो वो एस्केप फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी यानी रिस्पांसिबिलिटी लेने से बचना शुरू कर देता है। ईगो क्लैश होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है सुपीरियर्स के बीच, और मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन की कमी होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कम होगा। सभी लोग कहेंगे कि मैं बॉस, मैं बॉस। ठीक है, इंप्लॉय किसका बात सुने, वो कंफ्यूजन होगा। तो इससे क्या होगा? डिसिप्लिन जो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए वो फिर नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? एक जो फर्स्ट फिगर है
उसमें है वन बॉस गिव ऑर्डर टू दियर सबऑर्डिनेट। तो यहाँ जो 1% का है वो क्या है, ये बॉस है यानी सुपीरियर, और जो उसके अंडर इंप्लॉइज हैं वो कहलाता है सबऑर्डिनेट्स या इंप्लॉय। तो ये एक ही व्यक्ति को ऑर्डर पास करेगा। अब देखिए दूसरे फिगर में 3 सुपीरियर्स यानी 3 बॉस दिए हुए हैं और उसके अंडर जितने वर्कर्स हैं तो वो सभी को ऑर्डर पास कर रहा है 3 बॉस मिलकर। तो बेचारे सबऑर्डिनेट्स यानी इंप्लॉइज के बीच कंफ्यूजन है कि किसका ऑर्डर फॉलो करेगा, किसका ऑर्डर डिनाई करेगा। तो इस वजह से वो क्या करेंगे, अपने काम से बचना स्टार्ट कर देंगे, यानी वर्क को करने से इग्नोर करना शुरू करेगा। राइट, देखिए क्लियर हुआ? एनी डाउट यूनिटी ऑफ कमांड में? यूनिटी ऑफ कमांड और एक्सप्लेन करें, सफिशिएंट है? नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं। रिप्लाई एनीवन? गौरव, तृप्ति, मनसा, शिवानी? नो क्वेरीज? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, or we can say next principles of management is unity of direction. Unity of direction. This is one of the principle of which is developed by the Henry Fayol. Direction, that means goal, way, aim or plan. Goal, way, aim या plan. ठीक है, इस केस में कहना क्या होता है, 1 unit 1 plan। एक ऑर्गेनाइजेशन का एज द होल सिंगल प्लान होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परचेज, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो उनका भी एक ही प्लान होना चाहिए, 1 यूनिट 1 प्लान। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक से अधिक प्लान हो तो जो वर्कर्स का एक्टिविटीज है वो किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा पता नहीं, वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक व्यक्ति या एक डिपार्टमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उसके एफर्ट्स को मूव नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो उनका डिपार्टमेंट पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव या प्लान होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट सब डिवीजन या डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका भी एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया 1 यूनिट 1 ऑब्जेक्टिव या 1 प्लान। एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। एक यूनिट के मोर देन 1 प्लान होगा तो एम्प्लॉइज उसको कैसे अचीव करेंगे, ये एक क्वेश्चन रेज होता है। ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएंगे, सभी चीज को अचीव करने की वजह से किसी को भी ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए each department and group having common objective must have one head and one plan only। सभी डिपार्टमेंट का या ग्रुप का या तो हम उसको डिपार्टमेंट कहें, ग्रुप कहें, तो उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कॉमन यानी जैसे हम यूं कहें कि सेल को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। एक फैक्ट्री में क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? ठीक है, टू इंक्रीज मोर एंड मोर प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्टिव है। तो मोर एंड मोर ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली बाकी रिलेवेंट
और डिपार्टमेंट का भी सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी सेम डायरेक्शन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस मोर, तो ऑब्वियसली परचेज डिपार्टमेंट का होना चाहिए टू परचेज मोर रॉ मटेरियल। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होना चाहिए कि टू मार्केट और सेल मोर एंड मोर गुड्स, व्हाट एवर दे प्रोड्यूस दे हैव टू सेल। तो इसलिए यहाँ कहा गया वन हेड एंड वन प्लान ओनली, एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए। अगर एक हेड या वन यूनिट है और मोर देन वन प्लान है, तब वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और सभी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो जब एफर्ट लगाते हैं तो पता चलता है कि कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। देखिए, each division must plan its target and every employee of the division must put his effort toward the achievement of plan of their division under the direction of one head only। ठीक है, अभी इसके पहले बताया गया था यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें ये बताया गया वन ऑर्डर रिसीव फ्रॉम वन बॉस ओनली एंड अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। तो वैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक डिपार्टमेंट में एक ही बॉस होगा और उनका एक ही प्लान होगा। अगर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ बॉस ज्यादा होंगे, लेकिन उन सभी का ऑब्जेक्टिव एक होगा। एक ही डिपार्टमेंट में एक से अधिक ऑब्जेक्टिव या प्लान नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एट ए टाइम अचीव नहीं कर पाएंगे, रिसोर्स का वेस्टेज होगा। Each division must plan its target and everyone of that division must put his effort toward the achievement of plan of their division only या डिपार्टमेंट only। ठीक है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है यानी वो आसानी से अचीव कर सकता है। टारगेट जो सेट किए जाते हैं, तो जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। दैट मीन्स वन प्लान टू अचीव एंड एवरीवन परफॉर्म देयर वर्क in the direction of achieving that particular objective only. Efforts of all the employees get unified towards one direction only। जितने भी different डिपार्टमेंट या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या डिविजन्स होते हैं, उनका जो वर्कर काम करते हैं तो उसके एफर्ट को एक डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है या किया जाता है। उसके एफर्ट्स को यूनिफाई या इंटीग्रेट करते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव या टारगेट या प्लान इजीली अचीव कर लिया जाता है। रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक ऑब्जेक्टिव होंगे, एक डिपार्टमेंट या ग्रुप ऑफ पर्सन का एक से अधिक एम और प्लान होगा, तो वैसे केस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट टास्क बन जाएंगे, या तो ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होंगे एंड डिफिकल्ट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा। ठीक है, आप इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे अभी आप लोग 12th में हो, ऑब्वियसली आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रैक द 12th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका प्लान है, वन पर्टिकुलर ईयर में एक अपने प्लान लेकर के अपना टास्क को परफॉर्म करते हो, तो ये अचीव करना आसान है। लेकिन अगर अभी आप सोचोगे कि नहीं हमें 12 बोर्ड भी करना है, उसके बाद CUET का प्रिपरेशन भी करने हैं, या कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए CPT का भी तैयारी करना है, तो 3 तरह का काम अभी से ही लेकर हम चलेंगे, 3 ऑब्जेक्टिव एट ए टाइम। तो पता चला 3 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की वजह से आपने जो भी एफर्ट किया, किसी में कंप्लीट एफर्ट नहीं लगा पाया या मैक्सिमम अपने एफिशिएंसी का यूज नहीं किए, आपकी एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऑब्वियसली आप उस लिमिटेड टाइम पीरियड में टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, यानी 3 में से कोई भी टारगेट अचीव नहीं होगा, फेलियर होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डिफिकल्टी वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स दे फेस डिफिकल्टीज in achieving the common
और ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखिए दो डिफरेंसेस हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? लुक एट बुक। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल इंसिस्ट वन बॉस ऑन वन सबऑर्डिनेट। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वन बॉस वन सबऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ वन सबऑर्डिनेट मतलब इंडिविजुअल नहीं, मैं यहाँ पर अगर वन बॉस वन सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, वन यूनिट भी हो सकता है, वन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वन ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंसिस्ट डिवीजन ऑन वन प्लान। दैट मीन्स वन यूनिट यानी एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। यूनिट का, डिवीजन का, सेक्शन का, डिपार्टमेंट का, ग्रुप ऑफ पर्सन का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से 4 पॉइंट्स के बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया गया है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोनों कुछ डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, क्योंकि काफी हद तक एक क्लोज रिलेशन है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वन यूनिट वन प्लान, ठीक है, और यूनिटी ऑफ कमांड है ऑर्डर रिसीव फ्रॉम वन बॉस ओनली, ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस एंड अकाउंटेबल टू वन बॉस ओनली। ये इंप्लॉइज के सेंस में क्लियर। तो ये 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट है। आप नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, स्टार्ट करें। Remunerations of person, this is also one of the management principle. Remuneration, that means salary, wages, कमीशन एक्सेट्रा, यानी वो जो किसी टास्क के कंप्लीट करने के बदले एज ए रिवार्ड यानी मॉनेटरी बेनिफिट जो दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैलरी, वेजेस, कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या कैसा होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स दिया गया कि जो रेमुनरेशन ऑफ पर्सन यानी एम्प्लॉय का, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका रेमुनरेशन यानी सैलरी, वेजेस शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर यानी सिमिलर बिजनेस में जो दूसरे कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉइज को क्या रेमुनरेशन दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप कम देते हो या बहुत ज्यादा देते हो तो भी प्रॉब्लम होगा। कम देते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं लगाएगा, ज्यादा देते हो तो आपका ओवर बजट होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, यानी जो जिस क्वालिफिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड पेइंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करवा रहा है अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉइज से, तो वो उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना वो अपने एम्प्लॉय के ऊपर खर्च कर सकता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने एम्प्लॉयज को रेमुनरेशन देना चाहिए या फिक्स करना चाहिए। अगर वो इनको इग्नोर करता है दैट मीन्स दे आर ओवरबर्डन, यानी उनके पास प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन रेमुनरेशन बढ़ जाएगा, जिससे प्रॉफिट मार्जिन कम होगी, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
डिक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन का भी एक प्रिंसिपल दिया कि भाई आप काम करो, आपका एम्प्लॉइज है, आप उनको सैलरी दो, लेकिन सैलरी भी बहुत कम नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा भी नहीं दे सकते। तो कैसे देंगे? तो कॉम्पिटिटर्स का भी आपको ध्यान रखना है कि कंपटीशन में क्या सैलरीज बेसिस है सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में, और जो एम्प्लॉइज है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, हम उससे किस तरह का काम ले रहे हैं, और पेइंग कैपेसिटी, क्या आप उतना पे करने के एबल हो, आपको उतनी अर्निंग है कि आप एम्प्लॉइज को इतना पेमेंट कर सको। बहुत सारे एमएनसीज है ना जो मैनेजर को बहुत ज्यादा पेमेंट करता है, ईयरली करोड़ों में पेमेंट करता है, कुछ लाखों में पेमेंट करता है, कुछ थाउजेंड में पेमेंट करते हैं। तो ये पेइंग कैपेसिटी के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज या पर्सोनल या पर्सन का। ठीक है, तो ये किसी वक्त स्टॉप हो सकता है। आज का क्लास एंड।